संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य के पुनर्गठन का प्रावधान दिया गया है, जिसमें संघ शासित क्षेत्र भी शामिल है। विधिक दृष्टि से पुनर्गठन का अर्थ किसी भी एक बड़े राज्य को दो या अधिक हिस्सों में बांट दें, किसी भी दो या अधिक छोटे राज्य को मिलाकर एक कर देना, किसी भी राज्य के सीमा का विस्तार, किसी भी राज्य के सीमा का संकुचन, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन। अतः निम्नलिखित नाम परिवर्तन राज्य पुनर्गठन के अधीन आता है। पहला, यूनाइटेड प्रोविजन उत्तर प्रदेश 1950। दूसरा, मद्रास राज्य से तमिलनाडु 1969। तीसरा, मैसूर राज्य से कर्नाटक 1973। चौथा, संघ शासित क्षेत्र मिनिकाय लैकेद्वीप तथा अमीन देवी और लक्षद्वीप। पांचवा, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1992। असम से असोम 2006। सातवां, पांडिचेरी से पुडुचेरी 2008। आठवां, उड़ीसा से ओडिशा 2009। नौवां, उत्तरांचल से उत्तराखंड 2010। दसवां, पश्चिम बंगाल से पश्चिम बोंगा 2011। नोट: किसी भी प्रकार से गांव, नगर या जनपद के नाम में परिवर्तन राज्य पुनर्गठन नहीं है और इसके लिए किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसे राज्य सरकार के कार्यपालक आदेश द्वारा किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए किसी विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 3 के अनुसार पुनर्गठन की प्रक्रिया निम्नवत है। इस आशय का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जो सदैव एक सरकारी विधेयक के रूप में ही होगा। इस आशय का प्रस्ताव रखने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। तीसरा, राष्ट्रपति इसे अनिवार्यतः संबंधित राज्य सरकार के पास भेजेगी ताकि राज्य का भी दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके। यह बिंदु यह है कि राज्यों से सम्मति प्राप्त की जाती है, सहमति नहीं। चौथा, संबंधित राज्य अपना दृष्टिकोण राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही प्रस्तुत करेंगे। यदि वे चाहें तो राष्ट्रपति से कुछ अन्य समय की मांग कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रपति स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है। पांचवां, निर्धारित अवधि के बाद संबंधित राज्य की सम्मति सहित अथवा रहित विधेयक दोनों सदनों में एक एक कर प्रस्तुत किए जाए और यदि साधारण बहुमत से पारित हो जाए तो पुनर्गठन प्रभावी हो जाएगा। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के लिए जो फाइल बनाया हूं और जो वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को कैसी लगी। विद्यार्थियों, मैं वेदभूषण तिवारी आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फाइल IAS और PCS मेंस के लिए लिखी गई है और पर्याप्त है ये प्री के लिए भी, अर्थात संविधान, प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए ये है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। छठा, स्वयं राज्य भी पुनर्गठन की प्रक्रिया का पहल कर सकते हैं। यदि इस आशय का प्रस्ताव राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया तो इसे संघ में प्रेषित किया जाता है। यदि संघ इसे स्वीकार करे तो
उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसा कि नवंबर 2011 में उत्तर प्रदेश की सुश्री मायावती सरकार ने यह प्रस्ताव पारित किया कि उत्तर प्रदेश को 4 नए राज्यों में बांट देना चाहिए। पहला बुंदेलखंड, दूसरा हरित प्रदेश, तीसरा पूर्वांचल, चौथा अवध प्रांत। हालांकि संघ के गृह सचिव R.K. सिंह ने संघ सरकार के दिशा निर्देशों पर प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 8 आपत्तियों सहित वापस कर दिया। बड़े बनाम छोटे राज्य। देश के भिन्न भागों में राज्यों की मांग और आंदोलन होते रहे हैं। उदाहरण के लिए ए. विदर एवं मराठवा महाराष्ट्र, बी. गोरखालैंड पश्चिम बंगाल, सी. उदयाचल एवं बोडोलैंड असोम, डी. सौराष्ट्र कच्छ गुजरात, ई. रायलसीमा एवं तेलंगाना आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर में भी राज्य के त्रिभाजन की मांग की जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि लेह तथा लद्दाख क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र, इन्हें राज्य बनाकर कश्मीर घाटी से अलग कर देना चाहिए। इससे आतंकवाद में अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी तथा लेह लद्दाख में बौद्ध बहुल जनसंख्या और जम्मू क्षेत्र में हिंदू बहुल जनसंख्या, कश्मीर घाटी की अल्पसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या के विरुद्ध भेदभाव का आरोप न लगा पाए। यह आक्रोश या असंतुष्टि का एक साझा कारण है कि स्थानीय नागरिक अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रखे गए हैं तथा मत बैंक की राजनीति और पुष्टिकरण ने राजस्व वित्तयन और सरकारी नौकरियों में कश्मीर घाटी के लोगों को वरीयता और प्रधानता ने जम्मू तथा लेह लद्दाख के बड़ी जनसंख्या के व्यापक हितों और अधिकारों को क्षति पहुंचाई। अतः आधारभूत तथ्य यह है कि नागरिक अलग राज्यों की मांग तब करते हैं जब उन्हें लंबे समय तक दबाया जाता है और उन्हें अनवरत उनके राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अतः विकास एवं राजनीतिक अभिशासन में सहभागिता ऐसे राज्यों के मांग के पीछे प्रमुखतः बड़े राज्य, अभिशाप या वरदान। विद्यार्थियों, इसमें करंट की जो चीज़ें बदली गई हैं वो एग्ज़ाम नज़दीक आने पर मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाऊँगा, इसलिए आप चिंता न करें। इसमें करंट की चीज़ें तो हमेशा बदलती रहती हैं। करंट को आपको करंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मैं वेदभूषण तिवारी आपसे वादा करता हूं कि इसमें बताई गई बातों को आप ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। आप मेंस में बहुत अच्छा करके आएंगे, पर करंट पे आपको विशेष ध्यान देना है, उसे बदल कर पढ़ना है, बदल कर लिखना है। कई तर्क राज्यों के बड़े आकार के विरुद्ध हैं। ए, इनका प्रशासन करना कठिन कार्य है। बी, ये सरकार और नागरिक के मध्य दूरी को बढ़ा देता है। सी, ये राज्य और उसकी जनता के बीच अंतर संपर्क को घटा देता है। डी, इससे प्रशासन की लागत और असुविधा बढ़ जाती है, क्योंकि मुख्यालय से गांव की दूरी बढ़ जाती है। इसी के साथ इस मामले का तथ्य यह है कि न तो यह आसान है और न ही सलाहकारी की छोटे राज्य बनाए जाएं, क्योंकि नए राज्य गठन हेतु
भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। राज्य सचिवालय, उच्च न्यायालय, सरकारी भवन, व्यापक आधार संरचना का निर्माण करने के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि पहले से ही बोझिल और बड़े राज्यों को राजकोषीय घाटे को और बढ़ा देती हैं। कई विधिक और जटिल मुद्दे होते हैं जो या तो विवाद का विषय बन जाते हैं या लंबे समय तक उनका समाधान नहीं हो पाता, जैसे कि ए. राजधानी का निर्णय, बी. पुराने और नए राज्यों में प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का निपटारा, सी. भूमि अधिग्रहण की समस्या, डी. राज्य कर्मियों का आवंटन, स्थानांतरण एवं संवर्ग निर्धारण, ई. बड़ी संख्या में कर्मियों की भर्ती इत्यादि। विकास के नाम पर बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, संसाधनों की लूट पर्यावरण और पारिस्थितिकी को क्षति पहुंचाती है। जून 2013 की उत्तराखंड की भयावह एवं त्रासदपूर्ण बाढ़ इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि अनियोजित विकास और मनुष्य का लालच कितने भयावह त्रासद परिणाम दे सकते हैं। पूर्व में भी जनजाति राज्य के रूप में झारखंड का सृजन लोकतंत्र और विकास का सृजन माना गया, जो एक दुखद दुस्वप्न बनकर सामने आया। अतः छोटा सदैव अच्छा हो आवश्यक नहीं। अतः प्रत्येक क्षेत्र में जहां राज्य की मांग की जा रही है, सार्वभौमिक, स्वनिर्मित, स्वघोषित समाधान नहीं हो सकता। इसे अलग अलग संदर्भों में देखना होगा। राज्य का निर्माण एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन होने के कारण दूरी या बड़े भौगोलिक क्षेत्र अब अर्थहीन हो गए हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से न सिर्फ सरकार नागरिक संपर्क सुदृढ़ किया जा सकता है, बल्कि खुलापन, पारदर्शिता और अभिशासन में उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः दिशा निर्देश सिद्धांत सुशासन है, न कि आकार। यदि छोटे राज्य अकृष्ट प्रशासित हैं और बड़े राज्यों का सुशासन अच्छा है, तो आकार पर बहस अर्थहीन हो जाएगा। ये सटीक समय है भारत सरकार को द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना चाहिए, जबकि पहला 1956 में बना था, जैसा कि उसने द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, क्योंकि प्रथम का गठन 1966 में किया गया था। सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसमें विधि के विद्वान, विकास और नियोजन के विशेषज्ञ, नागरिक समाज और स्थानीय समुदाय के लोग तथा संबंधित क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व, यह सभी मिलकर विभिन्न क्षेत्रों की ऐसी मांगों को एक एक कर विचार कर निर्णय ले। जल्दबाजी में और अनियोजित तरीके से इस दिशा में लिया गया निर्णय समस्याओं की श्रृंखला को जन्म देगा, जैसा कि तेलंगाना मामले में जोखिमपूर्ण निर्णय लिया गया। भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। नागरिकता। किसी भी देश में राज्य व्यवस्था में नागरिकता का अध्ययन किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कौन से विधिक अधिकार किन व्यक्तियों को प्राप्त हो, क्योंकि कुछ ऐसे विशिष्ट अधिकार होते हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए जाते हैं
अन्य को नहीं। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकार जो निम्नलिखित अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 15 में अर्थात भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 16 में लोक सेवाओं में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति सहित सभी मौलिक स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 29 में शिक्षा और संस्कृति से जुड़े अधिकार। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार। इन मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य संवैधानिक और विधिक अधिकार हैं जिनका प्रयोग केवल नागरिक कर सकते हैं। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सूचना का अधिकार तथा अन्य अधिकार जो विधायिका के अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं इत्यादि। इतना ही नहीं, संविधान और सरकार में कुछ ऐसे उच्च पद हैं जिन पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्त किए जा सकते हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद एवं विधायक, भारत के महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकार। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत में किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच इस आधार पर कोई अंतर नहीं है कि वह जन्मजात भारतीय नागरिक है या वह किसी विधि से नागरिकता प्राप्त की है। अतः नागरिक किसी भी देश के राजनीतिक समुदाय का एक पूर्णकालिक सदस्य है जिसे सभी विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार नागरिकता के दो आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला जस सोलाए, धरती पुत्र, भूमिपुत्र, मृदा समृद्ध सिद्धांत। दूसरा जस संगुआइन, रक्त संबंध सिद्धांत। नागरिकता से जुड़े प्रावधान विस्तृत रूप से संविधान में नहीं दिए गए हैं, बल्कि संसद को यह अधिकार दिया गया है जब जैसी आवश्यकता हो वह नागरिकता से जुड़े प्रावधान विनियमित कर सकती है। ऐसा इसलिए कि विभाजन के कारण कुछ प्रावधान पहले ही लागू कर दिए गए और संविधान क्रियान्वयन तक प्रतीक्षा नहीं की गई। निम्न से जुड़े प्रावधान: नागरिकता, अंतरिम संसद, आपातकाल, निर्वाचन, कराधान। अतः वर्तमान में नागरिकता का निर्धारण भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार भारत की नागरिकता निम्न लोगों में होती है: जन्म से, अधिवास से, देशीकरण से, पंजीकरण से, भारत में नए क्षेत्रों के विलय से। नागरिकता का समापन भी निम्नवत हो सकता है: परित्याग से, अपवंचन से, विघटन से। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जन्मजात नागरिकता प्राप्त व्यक्ति की नागरिकता का अपवंचन या विघटन नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से या उससे अधिक समय से लापता है तो उसे मृत मान लिया जाएगा और उसके नागरिकता से जुड़े सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे।
यदि वह वापस लौटता है तो पुनः अपनी पहचान सिद्ध करने और लापता होने के कारण बताने से उसकी नागरिकता से जुड़े अधिकार बहाल होंगे। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो पेश करता हूं और इन फाइलों को मैं आप सब के लिए लिखता हूं ताकि आप सब आसानी से अपने कंपटीशन में सफल हो सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि मैं वेदभूषण तिवारी फाइल को कैसा लिखता हूं और वीडियो आपको कैसी लगी। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसका अर्थ है राज्य सरकारें नागरिकता प्राप्त नहीं करती। ये अधिकार केवल संघ सरकार का है तथा भारत के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, कुछ अपवादों को छोड़कर सभी राज्यों में भारत के नागरिकों को समान अधिकार है। नागरिकता में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार निम्नलिखित आधारों पर बहुल नागरिकता मानदंड नागरिकता के रूप में प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षरण। यदि कोई देश किसी विदेशी को राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त करता है तो उसे नागरिकों के समान दर्जा दे दिया जाता है, जो अपनी मूल नागरिकता भी बनाए रख सकता है। उदाहरण के लिए जब पवित्र धर्म गुरु दलाई लामा 1958-59 में अपने हजारों समर्थकों के साथ भागकर भारत आ गए, जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था, तो इन सभी को भारत में राजनीतिक सुरक्षा और शरण प्रदान की। संस्कृति एवं सद्भावना राजदूत। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य कोई देश किसी भी व्यक्ति को संस्कृति और सद्भावना राजदूत घोषित कर देता है तो उन्हें अन्य देशों की भी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन को 60 से अधिक देशों की नागरिकता प्राप्त, स्वर्गीय पंडित रविशंकर 100 से अधिक देशों की नागरिकता प्राप्त इत्यादि। आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष। यदि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित हैं तो एक सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला, जो 1989 में बतौर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। अब तक 3 बार CIA 1955 संशोधित किया जा चुका है। पहला संशोधन 1986। यदि एक भारतीय महिला नागरिक किसी विदेशी पुरुष नागरिक से बिना विवाह किए शिशु को जन्म देती है तो शिशु को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा। उदाहरण के लिए VV रिचर्ड्स वेस्टइंडीज और नीना गुप्ता भारत का रिश्ता। दूसरा संशोधन 1992। यही अधिकार विदेशी महिला नागरिक को भी दे दिया गया। यदि वह बिना विवाह किए भारतीय पुरुष से शिशु को जन्म देती है तो शिशु को भारत की नागरिकता
प्राप्त करने का अधिकार होगा। उदाहरण के लिए आमिर खान और गोल्डहान का रिश्ता। तीसरा संशोधन 2003 OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की समुद्र पारी नागरिकता। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी अप्रवासी भारतीय। DC ड्यूल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। भारतीय डायस्पर, इंडियन डायस्पर। 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई, जिसमें कि PIO और NRI को भारतीय नागरिकों के समान कुछ अधिकार दिए गए ताकि वे भारत में निवेश कर सके। यह विचार तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी का मस्तिष्क शिशु। इसकी रूपरेखा निर्धारित करने के लिए श्री सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया, जिसमें OCI का विचार प्रस्तुत किया गया। PIO भारतीय मूल के उन व्यक्तियों का सामूहिक नाम है जिनके पूर्वज कम से कम 4 पीढ़ी पूर्व विदेशों में जाकर बस गए, अतः वर्तमान में वे भारत के नागरिक नहीं हैं तथा उस देश के राष्ट्रीय और नागरिक हैं जहां वो रह रहे हैं, जबकि NRI भारतीय नागरिक हैं जो सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में 6 माह से अधिक विदेशों में प्रवास करते हैं। OCI वह दर्जा है जो PIO और NRI को दिया जाता है ताकि उन्हें भारतीय नागरिकों के समान कुछ अधिकार मिल सके। इस उद्देश्य के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया, समुद्र पारी मामलों का मंत्रालय, जो इस आशय के आवेदन पत्र स्वीकार करता है, इससे जुड़े सभी मामलों की देखभाल करता है और OCI का दर्जा देता है। एक प्रकार से OCI भावनाओं और अर्थ का समीकरण है। सिंघवी समिति सिफारिशों के आधार पर 2003 में तृतीय संशोधन पारित किया गया, जो OCI से जुड़ा है, जो प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोहरी नागरिकता के रूप में प्रचलित है, जो तकनीक और विधिक रूप से सही नहीं है। एक बार OCI दर्जा मिलने के बाद उसे निम्न अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। भारत में निःशुल्क वीज़ा के साथ निर्धारित समय तक आने जाने का अधिकार, बहुल उद्देश्य के साथ भारत में अनिर्धारित समय तक रहने का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और आवासित होने का अधिकार, जैसा कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत के किसी भी क्षेत्र में यात्रा करने का अधिकार जो भारतीय नागरिक के समान है, भारतीय नागरिक के समान स्वयं एवं संपत्ति की विधिक सुरक्षा, स्वयं एवं संपत्ति की विधिक सुरक्षा, कृषि और उत्पादक जमीन को छोड़कर चल अचल संपत्ति प्रबंधन और तकनीकी में निवेश करने का अधिकार, कृषि और उत्पादक जमीन को छोड़कर
चल अचल संपत्ति प्रबंधन और तकनीकी में निवेश करने का अधिकार, भिन्न शैक्षणिक संस्थानों में वरीयता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार। ओसीआई को निम्नलिखित अधिकार नहीं है: मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सरकार और संविधान में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त का अधिकार, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अल्पसंख्यकों से जुड़े अधिकार। चीन के बाद भारतीय डायस्पर विश्व का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत मॉरीशस, यूएई, फिर नेपाल में रहता है। इन 3 शीर्ष देशों के अतिरिक्त वे समूचे विश्व में फैले हुए हैं, जिसमें कि यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, सूरीनाम, फिजी, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, जापान, साउथ अफ्रीका, मालदीव, इथियोपिया, वियतनाम, गयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो आदि, जहां भारतीय भारी संख्या में पीआईओ रहते हैं। ऐसे किसी भी देश के पीआईओ ओसीआई दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि उनके विरुद्ध कोई विधिक या आपराधिक प्रक्रिया लंबित नहीं है, वे किसी गैर कानूनी गतिविधि में सम्मिलित नहीं हैं। ऐसा करने पर उनके वर्तमान निवास राष्ट्र में कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। भारत के प्रति उनके योगदान का स्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को पीबीडी आयोजित किया जाता है। यह तिथि विशिष्ट रूप से इसीलिए चुनी गई है क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इसी दिन भारत आए थे। 7 जनवरी से प्रारंभ करके पीबीडी 9 जनवरी को समाप्त किया जाता है, जो वर्ष 2003 से लगातार मनाया जा रहा है। प्रथम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि नवीन राम गुलाम मॉरीशस के राष्ट्रपति थे। 11वें पीबीडी का आयोजन केरल के कोच्चि में 7 से 9 जनवरी को हुआ, जिसमें कि मॉरीशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग मुख्य अतिथि थे। गत वर्ष 2012 में यह कार्यक्रम जयपुर राजस्थान में हुआ था, जिसमें कि मुख्य अतिथि श्रीमती कमला प्रसाद विशेषर थी। 2010 में एक अन्य संशोधन CIA 1955 में किया गया, जिसमें कि NRI को मतदान का अधिकार दे दिया गया यदि उनका नाम स्थानीय मतदाता सूची में दर्ज है।